कानपुर में अफसर अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बजरंग दल के लोग इसे मार रहे हैं और इसकी बेटी अपने बाप को बचाने और छोड़ने की इल्तिजा कर रही है, लेकिन कोई भी इसकी नहीं सुनता। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल के कारकुन समेत 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया है। इस पूरे मामले पर हमारे कानपुर नुमाइंदे संदीप सविता ने मुतासिर अफसर अहमद और उसकी बेटी के साथ खुसूसी बातचीत की। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम युवक अफसार अहमद की पिटाई हुई, जिस तरह का ये वीडियो है वो मानवता को शर्मसार करने वाला है और ये आरोप लगाया गया था कि धर्मांतरण के नाम पर पैसे देने की बात की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा। मैं इस वक्त अफसार अहमद के घर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इनका घर है, किस तरह से ये जिंदगी गुजर बसर करते हैं और इन पर ये आरोप लगाया गया और इनके रिश्तेदारों पर कि धर्मांतरण का ये मामला था, बजरंग दल के लोग आए और पिटाई कर दी। जिस तरह का ये वीडियो वायरल हुआ, हमारे साथ अफसार अहमद खुद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अफसार जी, जिस तरह से ये वीडियो आया है और आपकी उसमें पिटाई दिखाई दी है, कौन ये लोग थे, क्या हुआ था, किस तरह? इसमें हमारे रिश्तेदारों से लड़ाई हुई थी पड़ोस में। मैं था नहीं यहाँ पे, 9 तारीख के लमसम हुई होगी, क्योंकि जब मैं थाने गया था, जब मेरी पिटाई हो चुकी थी तो पुलिस स्टाफ ने मेरी बचत की थी, तो वहाँ पे ये चीज़ मालूम हुई थी। तो इन्होंने जब हमको देखा, मैं गाड़ी दे करके कर्रई से बनवा करके जा रहा था, इन्होंने देखा, बोले ये मुल्ला जी है जो दाढ़ी रखा है, इन्हीं को पकड़ो, इन्हीं के भतीजे हैं, सब यही बताएंगे। बस इन लोगों ने लखेद करके हमको पकड़ लिया। हम भी भगे डर से, मतलब ये मारेंगे ऐसा ना हो। और इन्होंने सब ये मतलब जो है ये झूठ है, मुझे कुछ चीज़ को मालूम नहीं थी, ना कोई चीज़ हमको पता था। तो क्या पिटाई कर रहे थे? आपकी बेटी उस समय आपके साथ थी? क्या उस समय मंजर था जिस समय आपके साथ वो भीड़ आपके ऊपर हावी थी? उस रेडी के साथ ही ने गई थी। यहाँ से रेडी जब निकली है तो पहले मेरे घर का झंडा अंडा तोड़े नहीं, तब झंडा अंडा तोड़े नहीं तो मेरे बच्चों को पुलिस पहले उठा ले गई थी। मेरी मैडम को, मेरे 2 बच्चे को जो छोटे छोटे हैं उनको पहले ले गई थी। अच्छा, हमको मालूम नहीं था, तो मैं वहाँ सवारी उतार रहा था, तो इनने जब पहचानवाया है तब इनने हमको लखेदा है। जब हमको लखेदा है तो हम भी भगे हैं। भगने के बाद जब हमको गली में पकड़ा गया, गली में हमको वो चोर चोर करके आवाज़ दिया गया, तो आगे जा करके हमको लोग बागों ने पकड़ लिया, वही कॉलोनी वाले ने घर से। तो आगे से आप निकल जाओगे दरवाज़ा खोल के तो पकड़ तो जाएंगे। तो इन लोगों ने जब पिटाई करके वहाँ से मारते मारते हमको ला रहे थे। भाई बेटी मिल गई रास्ते में, भाई ये भी थी, तो ये रेडी के साथ थी। जो ये अफौज पार्टी जिससे लड़ाई हुई है, तो इनके जो मिलने वाले थे या रिश्तेदार हो या कोई हो, जिनमें से हमने पहचाना है, जिनको नाम बताया, जिनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, तो इन लोगों ने मुझे पहले यही लोगों। पिटाई के दौरान आपकी बेटी के भी चोट लगी है क्या? कोई कहीं हाथ लगे थे? हाँ, पिटाई के टाइम जब बेटी हमारी यहाँ रास्ते में मिली है, रिपीट कर रोने लगी है। जब ये लोग मारते रहे थे तो रोने लगी, तो हमारी बेटी के 1-2 हाथ मारे हैं, ऐसे करके उसको चटकोरा है। मैंने पकड़ लिया, फिर भी वो गड्ढे में चली गई थी, इतने पैर उसके। अगर पकड़ न लेते तो वो भी गड्ढे में चली जाती। तो ये लोग मारने की जान से शरारत बनाई हुई थी। अगर मेरी पुलिस शासन न होती तो मुझे मार डालते, मेरी बच्ची को भी मार देते। क्या नाम बेटा? रजीना। क्या हुआ था? हम पहले झंडा उंडा उखाड़े था तो हम उन्हीं के पीछे चले गए थे। हाँ, फिर हमको पता नहीं था कौन मार खड़ा कौन नहीं। तब मेरे पापा गाड़ी से बाहर आए थे, तो हाँ, तो हमने देखा तो हम पापा को लिपट के रोने लगे। तो आपको भी मार रहे थे क्या वो लोग? हाँ, मारा था आपको? हाँ, मारे थे। यहाँ रहने में आपको डर लग रहा है क्या? हाँ, क्या डर लग रहा है? कि हम लोग को कुछ हो ना जाए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं इस मामले में कौमी अक़लीती कमीशन ने खुद नोटिस लिया है। अक़लीती कमीशन ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर कई जवाब तलब किए हैं। कमीशन ने पूछा है कि अब तक कितने अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो मौके पर मौजूद थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपने खर्च पर बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करने वाले डॉक्टर कफील खान को रियासती हुकूमत फिलहाल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में असर-ए-नौ ज्वाइनिंग देने से इनकार कर रही है। रियासती हुकूमत की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने जवाब दाखिल किया। अपने जवाब में रियासती हुकूमत ने कहा है कि डॉक्टर कफील खान के खिलाफ चल रही इब्तिदाई जांच अभी मुकम्मल नहीं हुई है, ऐसे में इनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में तैनात नहीं किया जा सकता।
रियासती हुकूमत ने अदालत को बताया कि डॉक्टर कफील खान को महकमे सेहत से मुंसलिक कर दिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच में मामले की समाअत हुई। अब इस मामले की मजीद समाअत 31 अगस्त को होगी। खबर महाराष्ट्र से है, जहां कोरोना वबा के सबब इस साल भी यौम आशुरा की जुलूस की इजाजत नहीं रहेगी। इस बात की जानकारी पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने दी। कमिश्नर का कहना है कि रियासती हुकूमत की गाइडलाइन पर औरंगाबाद में सख्ती से अमल किया जा रहा है, इसलिए किसी भी त्योहार या जुलूस की इजाजत नहीं दी जा सकती। कमिश्नर ने अवाम से अपील की कि वो अपने प्रोग्राम चारदीवारी में मुनक्किद करें और अवामी मकामात पर हुजूम से गुरेज करें। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि तीसरी लहर के खदशात के पेश नजर एहतियाती इक़दामात लाजमी हैं। कमिश्नर ने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए आवाम का ताउन जारी रहेगा। हर साल की तरह जो मातम मिरवणूक निकलती है उसको निकालने पर इस बार सरकार की ओर से कोविड की समस्या को देखते हुए मातम मिरवणूक इस बार न निकाली जाए, इस तरह का सरकार की ओर से गाइडलाइन आई है। औरंगाबाद शहर की जनता ने बहुत अच्छी तरह से समझदारी दिखाते हुए सरकार के जो गाइडलाइंस थे उनको फॉलो किया है और उसी के चलते आज हम लोग कोरोना पर कुछ हद तक काबू पाने में सफल हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुमताज शायर डॉक्टर राहत इंदौरी की याद में यादगार कायम करने का सिलसिला जारी है। राहत इंदौरी की पहली बरसी में जहां भोपाल में आशिकाने राहत इंदौरी के जरिए कुल हिंद सेमिनार का इनेकाद किया गया, वहीं मोहब्बतों के सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साबिक वजीर और भोपाल शुमाल से कांग्रेस एमएलए आरिफ अकील ने भोपाल में डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से सेल कायम की है। आरिफ अकील के जरिए आज एक साथ 2 सबील का इफ्तिताह किया गया। एक सबील मुमताज शायर डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से मानून की गई, तो दूसरी सबील मुमताज आलिम दीन हाफिज पीर सिराज अहमद मुजद्दिदी के नाम से मंसूब की गई। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आरिफ अकील कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हमारे बुजुर्ग पीर सिराज मियां साहब, दूसरे दुनिया के मशहूर शायर राहत भाई को हमने अपनी खराज अकीदत पेश की है और ये जरिया बनाया कि यहाँ आए लोग और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। अफगानिस्तान में तालिबान का दायरा बढ़ता जा रहा है। कंधार जैसे शहर पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। ऐसे में बड़ी तादाद में अफगानी बाशिंदे मुल्क छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली भी अफगान रिफ्यूजियों के लिए पनाहगाह बन चुकी है। कई अफगानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ जो पहले से यहां मौजूद हैं वो अपने रिश्तेदारों को लेकर परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। दसवीं जमात में पढ़ने वाले 17 साल के अहमद मुसव्विर 4 साल पहले ही अफगानिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए थे। माँ बाप 4 भाई भी हिंदुस्तान आ गए। वो छोटा सा स्टॉल लगाकर पैसे तो कमाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से रिश्तेदार अफगानिस्तान में इनके फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान के हालात और तालिबान अफगानिस्तान में जंग को लेकर दिल्ली में रह रहे तमाम अफगानिस्तान परेशानी में हैं। सभी को अपनी फैमिली की फिक्र हो रही है। रिश्तेदार है उधर, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। उन लोग घर से नहीं निकल पा सकते और हम भी इधर जो है हमारा टेंशन उन पे है, क्योंकि हम तो बाहर है ना। उन लोग का क्या होगा ये हमको पता नहीं है। सर बात ये है, वहाँ पे तो सिचुएशन सबको पूरे वर्ल्ड को पता है। अमेरिका से शुरू पूरे वर्ल्ड को पता है कि सिचुएशन अफगानिस्तान का बहुत हालत ख़राब है। तो प्रोविंस सारा हट गया, प्रोविंस तो सारा तालिबान के हाथ में आ गया। अभी तो तालिबान ये करना चाह रहे कि कैपिटल भी ले ले, काबुल अगर ले ले तो सोच लो अफगानिस्तान। आपके रिश्तेदार क्या बता रहे हैं, वो किस हाल में है, क्या वो निकल पा रहे हैं, क्या किन हालात में? वहाँ पे रिश्तेदार हमारे निकल नहीं पा सकते क्योंकि वहाँ पे वीज़ा नहीं दे रहे। अभी कल परसों हमारे इधर न्यूज़ आ गया कि वहाँ पे जो एम्बेसी है इंडिया का वो भी बंद हो जाएगा। दिल्ली में होटल मैनेजर के तौर पर काम करने वाले बशीर खान की फैमिली के 7 लोग भी अफगानिस्तान में हैं। हेलमंद पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। बशीर खान खुद 4 बार अफगानिस्तान में चल रही जंग, धमाके और गोलियों की जद में आकर जख्मी हो चुके हैं। हाजी नसीरुद्दीन और मोहम्मद सिद्दीक आज ही अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचे हैं। हिंदुस्तान पहुंचने के लिए इन्हें काफी मुशक्कतों का सामना करना पड़ा।
मेरी खुद की फैमिली अभी हेलमंद में फंसे हुए हैं, वही तालिबान की चपेट में हूँ। तो तकरीबन 2 महीने से वो वहीं पे लड़ाई है और तालिबान के कब्ज़े में हूँ। और तकरीबन 1 महीना हुआ, मैंने अभी तक उनसे ना कांटेक्ट किया ना कुछ। बहुत कोशिश की लेकिन तालिबान ने नेटवर्क सब कुछ बंद कर दिया और वहाँ का जो आने जाने का रास्ता है वो भी लोगों के ऊपर बंद है अभी। अफ़गानिस्तान में हेरात के गाँव में रहते हैं हम लोग। उधर तालिबान आया तो हमारे पापा भी बीमार था, फिर अब बहुत दिक्कत से हम निकल गया हेरात से फिर गाड़ी पकड़ के 24 घंटे में रास्ते में थे। हमने गया काबुल, फिर उधर एक प्रॉपर्टी है शहर का जो वीज़ा मिलता है अफ़गानियों का, उसके पास गया। कम से कम 10 दिन 15 दिन उसकी टाइम लगी कि इनको वीज़ा मिलना, बहुत मुश्किल से फिर वीज़ा मिला। फिर इन्होंने आज सुबह से निकल गया एरोप्लेन से, इंडिया में पहुंच गई। अभी आई है बीमार, खाना माना कुछ नहीं खाया, 10 दिन से उधर रह गई। ये सारे नौजवान आज ही अफगानिस्तान के काबुल से हिंदुस्तान पहुंचे हैं। हिंदुस्तान पहुंचकर इन्होंने राहत की सांस ली। इनमें से एक अहमद भी हैं, वो दुनिया के सामने हाथ जोड़कर मदद मांग रहे हैं। Almost all of my family members are in Afghanistan right now. I'm the only one who is in India right now because I completed my studies right now in India. And my family, like most of them, especially my mom and my siblings, they shifted from my province to Kabul, so they came to the Kabul due to the war. जिस तरह से अफगानिस्तान में लड़ाई छिड़ी है, ऐसे में अफगानिस्तान छोड़ना भी अब आसान नहीं रहा। वीज़ा मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान में आम लोगों के लिए मुश्किलात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। तो अफगानिस्तान में इक़्तिदार के हुसूल की जंग में तालिबान के जरिए की जा रही इंसानी इक़्तिदार की पामाली और जुल्म और बर्बरियत की मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड ने मजम्मत की है। उलमा बोर्ड का कहना है कि तालिबान के जरिए इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस्लाम और शरीयत के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है उसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता। तालिबान के जरिए न सिर्फ खवातीन और मासूम बच्चों के साथ जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बल्कि सहाफ़ियों के साथ जो उनका रवैया है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है बल्कि अपनी अना की लड़ाई है। और इस अना की लड़ाई के अंदर मैं ये कहूँगा कि ये जितने लोग उस गद्दी को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, इस लड़ने में जो मासूम बच्चों का खूनरेज़ी हो रही है, जो औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये दोनों पार्टियाँ जितने लोग भी लड़ रहे हैं वो इसके हकदार नहीं हैं। और क्योंकि ये अनानियत की लड़ाई है और आपसे सवाल है कि अगर आप इक़्तिदार के लिए अपने मुल्क के मासूमों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, उनका कत्लेआम आपके सामने हो रहा है, तो आप कैसे इक़्तिदार करेंगे और किस तरीके से इस मुल्क को फलाह व बहबूद तक पहुँचाएँगे। ऐसे इक़्तिदार की मैं मदम्मत करता हूँ। वहाँ पर जो हुकूमत लोग कर रहे हैं, असल में वो शरई कानून की बात करके हुकूमत के अंदर आए। जिस तरह हम दूसरी जगहों का कहते हैं कि धोखा दे के लोग हुकूमत को हासिल करना चाहते हैं, इसी तरीके से हम उनको भी इसी नज़रिए से देखते हैं कि उन्होंने भी मुसलमानों को धोखा दे के हुकूमत इख्तियार करना हासिल करना चाहिए और उसके असरात सामने ज़ाहिर होना शुरू हो गए। हिंदुस्तान के सहाफ़ी हों या दूसरे मुल्कों के सहाफ़ी हों, उनका कत्ल करना, औरतों की असमत दरी करना या बच्चों के साथ मजालिम करना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी और 2 अक्टूबर जैसे मौक़ों पर सरकारी, गैर सरकारी और दीगर इमारतों पर फहराया जाने वाला तिरंगा कहाँ और कितने एहतमाम के साथ तैयार किया जाता है, ये कम ही लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में झंडा तैयार करने वाले 3 मराकिज़ हैं, जिनमें एक मेरठ भी है। लेकिन गुज़िश्ता 1.5 साल से कोरोना वबा के बहरान ने मेरठ के इस झंडा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। कोरोना वबा के कहर के सबब इस साल झंडा तैयार करने का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। झंडे के लिए सूत काटने से लेकर कपड़ा तैयार करने, स्क्रीन प्रिंटिंग और सिलाई करने वालों तक का रोजगार बुरी तरह मुतासिर है और इस वजह से इस साल बहुत कम तादाद में झंडे तैयार किए जा सके हैं। ऑल इंडिया में हुगली और मेरठ, अब अकबरपुर भी हो रही है, तो आज भी 3-4 जगह ही है ऑल इंडिया में इनका छापने का प्रमाण पत्र जो झंडा छपाई कर सकते हैं। गांधी आश्रम का झंडा कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक फहराया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। कोरोना ने काफ़ी प्रभावित किया कार्य को। पिछले साल हमारे पास कोई झंडा छपने नहीं आया और इस वर्ष अब कुछ आज शुरू हुआ है झंडा छपाई का कार्य। आज भी चल रहा है, एक क्षेत्र सीतापुर ने और भेजा है, सिकोबाद का छप चुका है। गांधी आश्रम को सपोर्टिंग भी कम मिल रही है। संस्था को, सरकार को जो है सपोर्ट करना चाहिए, जैसे पहले सपोर्ट होता था कांग्रेस के ज़माने में। हम 10 से 12 हज़ार झंडे सप्लाई करते थे पहले, लेकिन पिछले साल जो लॉकडाउन लगा और इस साल
बहुत काम कम हो गया। मेरे ख्याल से मुश्किल से 20% काम भी नहीं बचा होगा। 2000 झंडे हम काम करें, क्योंकि कच्चे माल की प्रॉब्लम हो गई। फिर जो पिछले साल जो 3 महीने का लॉकडाउन पूरी तरह लगा, उससे हम जो हमारी जैसी संस्था हैं उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। वो हम अब तक उभर नहीं पाए हैं। थोड़ा उभर रहे थे तो इस बार फिर लग गया है, तो कार्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जो हमारे कत्तिन बुनकर हैं उन्हें भी हम कार्य नहीं दे पा रहे हैं। मुल्क में फैल रही नफरतों के दरमियान कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुसलसल आपसी भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम को आम कर रहे हैं। अलीगढ़ का इनर व्हील क्लब ऑफ यूनिक ने एक नई शुरुआत की है। अलीगढ़ में ईद और तीज यानी हरियाली तीज का मुश्तरका प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां चूड़ियां, गजरे, मेहंदी और ईद की शीर भी मौजूद रही। क्लब के मेंबरान ने एक साथ दोनों त्योहारों को मनाया और कोशिश की कि समाज में गहरी होती इस खाई को कम किया जा सके। व्हील ऑफ यूनिक क्लब को साथ मिलकर ये ईद और तीज का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर ये लोग सब अच्छे से एक प्रोग्राम किया है। और जैसा कि आपने देखा, इसमें इन्होंने मेहंदी भी रखी है, फूल गजरे भी रखे हैं, चूड़ियाँ भी रखी हैं ईद के हिसाब से, और तीज के हिसाब से सारे वेयरिंग हैं, और ईद के हिसाब से भी वेयरिंग में आए हैं सब लोग यहाँ पे। ये एक तरीके से यूनिटी रहे सब में, एक साथ सब लोग एक साथ एकजुट होके चलें और एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के रिलीजन को और एक दूसरे को साथ में सहयोग दें, बस इतना ही वो है। आपसी भाईचारा का मेल मिलाप रहे और आपसी भाईचारा बना रहे, और इस तरह के कार्यक्रम होने भी चाहिए। इलाहाबाद में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। शहर में शदीद सैलाब की वजह से न सिर्फ जिंदा रहने वाले अफराद के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो गई, बल्कि अपनी जिंदगी की बाजी हार जाने वाले अफराद के आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना को शदीद जद्दोजहद करनी पड़ रही है। शहर के तमाम शमशान घाटों के जेर आब आ जाने की वजह से लोग अब खुली सड़कों पर मुर्दे जलाने पर मजबूर हैं। बारिश की वजह से सूखी लकड़ियों का फुकदान है और जगह की कमी ने मरने वालों के अहले खाना के लिए बहरानी हालत पैदा कर दी है। दूसरी जानिब सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को सरकारी मदद न मिलने और इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल न किए जाने से सैलाब मुतासरीन में सख्त नाराजगी है। हमें कोई मदद नहीं मिली है, रोज आना जाना हो रहा नाव से, पानी बढ़ता चला जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है, पूरा घर भर चुका है पानी से। किस तरह से खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं? रोज नाव से आते हैं सामान लेकर, यही नाव चल रही है, इसी से सुकून है थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर फंसे हैं पानी में। प्रशासन से कुछ मदद मिली? कुछ मदद नहीं मिली अभी तक, खाने पीने की समस्या? कुछ नहीं। नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी बरस रहा है, कैसे रहें? कोई मदद नहीं मिल रही है, कैसे रहेंगे? खाने पीने की समस्या? कुछ नहीं। नाव से जा रहे हैं? हाँ, नाव से जाते हैं। लुटेरों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के कैबिन में दाखिल होकर हथियारों का खौफ दिखाकर लाखों रुपये लूटकर राह फरार इख्तियार कर ली। ये वाकया औरंगाबाद के मजाफाती इलाके माली अड़ा में पेश आया। 2 नामालूम लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। बताया जाता है कि वारदात उस वक्त पेश आई जब पेट्रोल पंप के मुलाजमीन रकम की गिनती कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से मुलजिमीन की तलाश जारी है। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक मालीवाड़ा नाम का गांव है और उस गांव से करीब 500-750 मीटर दूरी पर एक पेट्रोल पंप है, जहां पर आज सुबह करीब 10:30 से 11:15 बजे के बीच में 2 यंग लड़के वहां आए और उन्होंने चाकू और एक शायद नकली पिस्टल था उसको दिखाकर करीब 1.25 लाख के करीब की जो कैश थी पेट्रोल पंप की, उसको उन्होंने वहाँ से लूट कर ले गए। इन लोगों का हम लोगों ने जो इनके एग्ज़िट रूट था, इस पे सीसीटीवी से इनके हमें काफ़ी सारे फुटेज मिले हैं, इनकी मोटरसाइकिल का नंबर भी मिला है और ये औरंगाबाद शहर से बाहर वालूच की ओर से ये आगे की तरफ निकले हैं, ऐसा हमारे को अब तक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है और हमारी टीम इनके पीछे और जल्दी हम लोग इनको पकड़ लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हर साल मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया मुकाबले का इनेकाद किया जाता है। इस मुकाबले में इस मरतबा नांदेड़ के अथुर अदवांत को
फिटनेस मॉडल की हैसियत से कौमी सतह पर दूसरे नंबर के एजाज से नवाजा गया। 1 से 5 अगस्त के दरमियान उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में मुनक्किद हुए कौमी सतह के मुकाबले में मुल्क भर से 45 लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। फाइनल राउंड में इस मुकाबले के लिए अतुर का इंतखाब अमल में आया। अतुर ने पहली कोशिश में ही ये कामयाबी हासिल की। मैंने पिछले 6 से 7 महीने से जब से ऑडिशन दिया तब से प्रॉपर इस चीज़ में तैयारी कर रहा हूँ। दिन भर 1 मिनट का भी वक्त ज़ाया ना करते हुए मेरे पीछे मेरी पूरी फोटोग्राफर टीम, मेरी फैशन इंडस्ट्री वाली टीम, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट, मेरे फिजिशियन, मेरे डाइटिशियन, सभी लोगों का मुझे अच्छा सा सपोर्ट मिला। और सबसे ज़्यादा मेरे पीछे खड़े रहे मेरे पिताजी और मेरे घर वाले, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्हीं के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं आज ये पोजीशन पे हूँ। और मुझे आगे चल के हुजूर साहिब नांदेड़ का नाम सिर्फ नांदेड़ में ही नहीं, ना ही मराठवाड़ा में, ना ही महाराष्ट्र में और ना ही भारत में, मुझे पूरे दुनिया में ये नाम रोशन करना है और भारत को एक नया चेहरा देना है। कर्नाटक के रायचूर जिले के देवदर्ग के बीजेपी रुकन असम्बली और साबिक वजीर शिवनगौड़ा नायक ने हाल ही में तश्कील दी गई रियासती काबीना के ताल्लुक से मायूसी का इजहार किया। गौड़ा नायक रायचूर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद कर्नाटक से 18 अरकान असम्बली बीजेपी टिकट पर मुंतखब हुए, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को काबीना में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद कर्नाटक इलाके में एसटी तबके को काबिल लिहाज तादाद आबाद है, कम से कम 1 रुकन असम्बली को शामिल किया जाना चाहिए था। कोरोना के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाके शिवाजी नगर को बदनाम करने की कई सारी कोशिशें की गई, लेकिन आज कोरोना मैनेजमेंट में शिवाजी नगर को पहला मकाम हासिल हुआ। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने बात कही। रिजवान अरशद ने कहा कि बेंगलुरु महानगर पालिका के आदादोशुमार के मुताबिक शहर के 28 असेंबली हलकों में शिवाजी नगर पहले मकाम पर है। कोरोना से सबसे कम अमवात शिवाजी नगर में हुई हैं। वैक्सीनेशन में शिवाजी नगर सबसे आगे है। यहां कोरोना की पहली खुराक देने का काम 97% मुकम्मल हो चुका है। दूसरी खुराक तकरीबन 25% अफराद ने ले ली है। रिजवान अरशद ने कहा कि तबलीगी जमात की तरह शिवाजी नगर को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन शिवाजी नगर के लोगों ने इस प्रोपेगेंडे को गलत साबित किया है। शिवाजी नगर के पुराने वीडियोस को ऐसा बताया गया कि ऐसा सामने रखा गया कि ये लॉकडाउन के वक्त के वीडियोस हैं, देखिए कौन घर पे बैठा है, सब लोग बाहर हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा करके शिवाजी नगर को जो बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके बाद आज जो नतीजे निकले हैं, ये नतीजे कुछ और ही दिखाते हैं। ये नतीजे दिखाते हैं कि अगर पूरे बेंगलुरु शहर में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन कहीं हुआ है तो कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदाद-ओ-निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या कुछ ऐसे ही सवाल आपके जहन में आते हैं? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब पाने के लिए कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे